नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह में हिस्सा लेंगे। इस ऐतिहासिक पल का गवाह अयोध्या समेत पूरा देश बनेगा। मंगलवार को अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान ऐसा लगा जैसे दीपावली का माहौल है। विदेशों में भी भूमि पूजन को लेकर जबरदस्त उल्लास का माहौल है। इसके अलावा आज ही के दिन एक साल पहले संसद ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पास किया था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के करीब साल भर बाद घाटी का रंग बदला सा नजर आ रहा है। साथ ही कोरोना संक्रमण की खबरों से भी कराएंगे आपको रूबरू। आइए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। अयोध्या में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करके राम मंदिर बनने की शुरुआत करेंगे। पूरे अवध में दीपावली जैसा माहौल है। 14 लाख लड्डू बने हैं जो अयोध्या के हर घर में बांटे जाएंगे। श्री राम मंदिर की डिजाइन और मंदिर के अंदर की भव्यता देखते ही बनती है। अयोध्या में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। सीमाएं सील कर दी गई हैं। बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक है। जो अयोध्या में हैं वे भी टीवी पर ही भूमि पूजन देख सकेंगे। करीब 175 मेहमानों की मौजूदगी में भूमि पूजन होगा। मंच पर भी 5 ही लोग रहेंगे। भूमि पूजन समारोह दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा और 12:45 तक चलेगा। समारोह के लिए विभिन्न आध्यात्मिक पीठों के 135 संतों सहित 175 अतिथि बुलाए गए हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर देश के साथ विदेश में भी असीम उल्लास का माहौल है। धार्मिक नगरी अयोध्या राममय हो चुकी है। नया घाट राम की पैड़ी पर मंगलवार को दीपोत्सव मनाया गया। पूरे शहर में 3,51,000 से अधिक दिए रोशन किए गए। असंख्य दीपों से राम नगरी जगमगा उठी। रंग बिरंगे फूलों से सजी रंगोली और उन पर जलते दिए अद्भुत छटा बिखेर रहे थे। घाट पर प्राचीन इमारतों को रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया। इसके अलावा राम कथा पर आधारित लेजर शो भी दिखाए गए। सरयू के तट पर लंबी कतारें बनाकर दीपमालिकाएं तैयार की गईं और इन्हें प्रज्वलित किया गया। इसके साथ ही नगर में लोगों ने अपने घरों में दीप जलाकर रामायण व सुंदरकांड का पाठ किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर दीपोत्सव का आयोजन किया। योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर दीप जलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील पर प्रदेश में 2 दिन दीपावली जैसा माहौल रहेगा। वहीं काशी, मथुरा, चित्रकूट, प्रयागराज में भी अखंड रामायण पाठ के साथ दीपोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया भर के राम भक्तों से अपील की है कि वे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतते हुए अपने गांव और शहरों में ही रहकर भजन कीर्तन करें और प्रसाद बांटें। अयोध्या में भूमि पूजन की पूर्व संध्या पर वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एक वक्तव्य जारी किया है। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रख रहे हैं। ये वास्तव में मेरे लिए ही नहीं बल्कि सभी भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक और भावनात्मक दिन है। मैं यह महसूस करता हूं कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भाग्य ने मुझे 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा के रूप में एक महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाने का मौका दिया, जिसने अपने अनगिनत प्रतिभागियों की आकांक्षाओं, ऊर्जाओं और जुनून को मजबूत करने में मदद की। श्री राम भारत की सांस्कृतिक और सभ्यता की विरासत में एक सम्मानित स्थान पर काबिज हैं और अनुग्रह, गरिमा और अलंकरण के प्रतीक हैं। ये मेरा विश्वास भी है कि श्री राम मंदिर सभी के लिए न्याय के साथ एक मजबूत, समृद्ध, शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र के रूप में प्रतिनिधित्व करेगा और किसी को भी बाहर नहीं करेगा, ताकि हम वास्तव में राम राज्य में सुशासन के प्रतीक बन सके। जीवन के कुछ सपने पूरा होने में बहुत समय लेते हैं, किंतु जब वो चरितार्थ होते हैं तो लगता है कि प्रतीक्षा सार्थक हुई। ऐसा ही एक सपना जो मेरे हृदय के समीप है अब पूरा हो रहा है। अयोध्या में
श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। निश्चय ही केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय समुदाय के लिए ये क्षण ऐतिहासिक है। राम मंदिर के भूमि पूजन का भव्य कार्यक्रम आज दोपहर में पूरे विधि विधान से किया जाएगा। सोमवार से शुरू हुआ भूमि पूजन अनुष्ठान देश के कई हिस्सों के प्रकांड विद्वानों के सानिध्य में संपन्न हो रहा है। सबसे प्रमुख शिला पूजन कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से किया जाएगा। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष द्वितीया यानी बुधवार को राम मंदिर का भूमि पूजन पूरे विधि विधानों से किया जाना है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आमंत्रण पत्र में कार्यक्रम का समय दोपहर 12:30 बजे का दिया गया है। भूमि पूजन कार्यक्रम में काशी, अयोध्या, दिल्ली और प्रयाग के विद्वानों को बुलाया गया है। अलग अलग पूजा के लिए अलग अलग विशेषज्ञ हैं। पूरी टीम 21 विद्वानों की है जो अलग अलग तरीकों से पूजा कर रही है। बुधवार दोपहर में 9 ब्राह्मण पूजा कराएंगे। हालांकि सभी 21 ब्राह्मण इसके साक्षी रहेंगे जिनकी देखरेख में पूजा होगी। भूमि पूजन में संकल्प लिया जाता है। इसके लिए 9 शिलाओं का चयन किया गया है जिसकी पूजा अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ठीक जहां पर भगवान रामलला विराजमान होंगे उसके नीचे, ठीक उसके नीचे कूर्मशिला की स्थापना होगी और उसके अतिरिक्त 8 शिलाओं की और स्थापना होगी। ऐसे कुल मिलाकर के 9 शिलाओं की स्थापना होती है। इन समस्त शिलाओं का पूजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से किया जाएगा। इनके अलावा 3 चरणों में पूजन और 4 वेदों की ऋचाओं का पारायण होगा। जानकारी के मुताबिक भूमि पूजन कार्यक्रम का आरंभ घनिष्ठा नक्षत्र में और समापन शतभिषा नक्षत्र में होगा। इन नक्षत्रों में भूमि पूजन के लिए काशी के पंडितों को बुलाया गया है। समाज कल्याण, विश्व के मंगल और राम मंदिर के लिए भगवान राम की मर्यादाओं की स्थापना के लिए भी पूजा में संकल्प लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर अयोध्या में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के चलते अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जाएगी। आइए एक नजर डालते हैं अयोध्या में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भूमि पूजन तक के कार्यक्रम की। भगवान राम की नगरी अयोध्या उस ऐतिहासिक मौके के लिए पूरी तरह से तैयार है जिसका इंतजार भगवान राम के भक्तों को बरसों से था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बुधवार को अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री करीब 3 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। अयोध्या के साकेत महाविद्यालय हेलीपैड पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी मंदिर में अयोध्या के अधिष्ठाता हनुमान जी के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी हनुमानगढ़ी आएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद राम जन्मभूमि के लिए प्रवेश करेंगे। वैदिक मंत्रों के साथ प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर पूजन कराया जाएगा। आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे, परिक्रमा करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगे और रामलला विराजमान के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री रामलला परिसर में पारिजात वृक्ष का पौधारोपण भी करेंगे। इसके बाद निर्धारित शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत होगी और राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में मंदिर निर्माण के लिए 40 किलो की चांदी की ईंट आधारशिला के रूप में रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रालय ने मंदिर के नए मॉडल का एक डाक टिकट भी जारी किया है। मेरे विचार से 5 रुपए का है। उस डाक टिकट का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री महोदय करेंगे। रामलला के दर्शन भी करेंगे और एक छोटे से पारिजात वृक्ष का रोपण भी करेंगे।
कोरोना संकट के चलते राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क पहनने की अनिवार्यता और कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजेशन को लेकर विशेष सावधानी अपनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत होंगे। इनके अलावा भूमि पूजन में शामिल होने के लिए अयोध्या के गणमान्य लोगों के अलावा 175 अतिथि समारोह में हिस्सा लेंगे, जिसमें विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के संत शामिल हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के ऐतिहासिक पलों का साक्षी बनने के लिए देश के कई प्रमुख संत अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन और कार्यारंभ करेंगे। साथ ही मंच पर उनके साथ कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास शामिल होंगे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भूमि पूजन समारोह में 36 विभिन्न आध्यात्मिक धाराओं के 135 संत महात्मा समेत 175 लोगों को आमंत्रित किया गया है। हमने इस आयोजन में भारतवर्ष की लगभग 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को निमंत्रण भेजा है। ये आध्यात्मिक परंपराएं लगभग भारतवर्ष के भूगोल का प्रत्येक हिस्सा स्पर्श करती है। नेपाल के संत भी आएंगे। भूमि पूजन समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी, साध्वी ऋतंभरा, स्वामी रामदेव, परमानंद महाराज, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज और अन्य संत शामिल हैं। वहीं राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुवा रहे अशोक सिंघल के परिवार के महेश भगचंदका और पवन सिंघल प्रमुख यजमान के तौर पर उपस्थित रहेंगे। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी और 25,000 से ज़्यादा लावारिस लाशों की अंतिम क्रिया करने के लिए फैज़ाबाद के जाने माने समाजसेवी और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद शरीफ को भी आमंत्रण पत्र भेजा गया है। समारोह में नेपाल के संत भी हिस्सा लेंगे। उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के अलावा के पराशरन, शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से हिस्सा लेंगे। शाम तक सभी लोग आ जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत, सरकारेवा सुरेश भैया जोशी और अन्य पदाधिकारी भी रात्रि तक आ जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन समारोह के निमंत्रण कार्ड को भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसके जरिए समारोह में प्रवेश मिलेगा। समारोह में अयोध्या के साधु संत और गणमान्य नागरिक भी हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, हमें डटकर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते मैदान पर उतरे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और सारा मेडिकल स्टाफ हमारा ख्याल रख रहे हैं। कुछ लोग हम तक जरूरी सामान टाइम पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है। ये सब लोग फरिश्ते हैं जो अपने बारे में ना सोचकर
हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। इनके हौसले पर देश की उम्मीदें टिकी हुई है। तो जब भी आप ऐसे किसी उम्मीद के फरिश्ते से मिले तो उन्हें जरूर दिल से धन्यवाद कहिएगा। इससे उनका हौसला और बढ़ेगा। हमारा हर एक काम देश के नाम। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। खबरों में बढ़ेंगे आगे। 5 अगस्त वर्ष 2019 का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 7 दशक से जिस अनुच्छेद 370 ने कश्मीर के विकास को रोक रखा था, उसको संसद ने हटाने का प्रस्ताव पास किया था। इस ऐतिहासिक कदम को आज 1 साल पूरा हो गया। 1 साल पहले केंद्र सरकार ने अपने ऐतिहासिक फैसले में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पुनर्गठन पर मुहर लगाई थी। इस 1 साल में घाटी में बहुत कुछ बदला। ऐसे बदलाव हुए जिसका इंतजार घाटी का हर तबका कर रहा था। इस खास दिन के मौके को और ज्यादा खास बनाने के लिए बीजेपी ने एक भारत एक आत्मा दिवस मनाने की घोषणा की है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हर पंचायत में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच राष्ट्रगान गाया जाएगा। हर घर में शाम को मिट्टी के दीपक जलाए जाएंगे। इस फैसले के बाद से कई बड़े बदलाव आए और खास तौर पर युवाओं के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के छात्रों के लिए अपने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 4% सीटें आरक्षित करने की घोषणा की। आज 5 अगस्त है, यानी वो दिन जब 1 साल पहले संसद ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पास किया था। नरेंद्र मोदी सरकार का ये एक साहसी कदम था। आशंकाएं बहुत थी, लेकिन आज 1 साल बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। घाटी में फिर से जन्नत की झलक साफ दिखाई देने लगी है। सफ़ेद पन्ने, काली स्याही और हाथों का जादू। कश्मीर में एक बार फिर कैलीग्राफी की कला को जिंदा रखने के लिए यहाँ के युवा आगे आ रहे हैं। इस बार काली स्याही से आतंक नहीं, बल्कि अमन में डूबी आयतें लिखी जा रही हैं। ये है कश्मीर घाटी की आज की सच्चाई। 1 साल पहले जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल लग रहा था, आज घाटी का नौजवान सपने देखता है। वो मेहनत करना चाहता है, उसे भरोसा है सुनहरे भविष्य का। कि एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि हाँ ठीक है, ये सारा कुछ है हमारे पास। हम इस टाइम मतलब मॉडर्न टाइप इस टाइम चल रहा है, सारा गैजेट्स का ज़माना है या फिर कंप्यूटर्स का ज़माना है, सारा कुछ। लेकिन हमें चाहिए कि हम जो हमारा पास्ट है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा अदब है, हम उसको ना भूलें। मैं चाहती हूँ कि ये प्रिजर्व रहे और जितना मुझसे हो सके अल्लाह का साथ रहा तो मैं इसको जितना हो सके मैं इसको प्रिजर्व करने की कोशिश करूँगी। सालों से विकास से महरूम जम्मू कश्मीर में परिवर्तन की शुरुआत 5 अगस्त 2019 को हुई, जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का ऐलान किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा। सरकार ने धारा 35A को भी हटा दिया। इसके साथ ही सरकार ने संसद में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 319 पेश कर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जबकि लद्दाख को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके साथ ही क्षेत्र में लोकतंत्र के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अक्टूबर 2019 में कराए गए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में 98% से भी ज्यादा मतदान हुआ। श्रीनगर में तो 100% मतदान हुआ। इसके बाद ग्राम पंचायत के चुनाव कराने की भी तैयारी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से फिलहाल ऐसा संभव नहीं हो सका। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन आया डोमिसाइल को लेकर। विस्थापित कश्मीरी नागरिक जो सालों से अपनी जन्मभूमि से दूर देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे थे, फिर से अपनी मातृभूमि को हक से अपना कह सकते थे। जिन्होंने अपनी जिंदगी कश्मीर में गुजार दी, उन्हें भी डोमिसाइल के नाम पर अब कोई हटा नहीं सकता था। इस परिवर्तन के साथ ही राज्य में निवेश का भी रास्ता साफ हुआ। उद्योगों के लिए कश्मीर खुल गया, जिसका फायदा यहाँ के रहने वाले युवाओं को मिलेगा।
उन्हें रोजी रोटी के लिए इस जन्नत को छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इन उपायों से पड़ोसी देशों की नापाक नीयत की कलई खुल गई। आज घाटी का नौजवान हाथों में पत्थर नहीं बल्कि किताबें उठाकर अपना मुस्तकबिल रोशन करना चाहता है। यहाँ का यूथ आज समझदार हो गया। यहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान है वो समझदार हो गए कि इस चीज़ से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। पूरी दुनिया की तरह आज घाटी भी कोरोना महामारी की मार झेल रही है, लेकिन इस बीच अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। यहाँ केवल दुकानें ही अनलॉक नहीं हो रही, बल्कि अनलॉक हो रहे हैं दिल, अनलॉक हो रही हैं उम्मीदें, अनलॉक हो रही है इंसानियत। ये है आज का कश्मीर। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात संसद से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की। संसदीय स्थायी समितियों की बैठकें जारी हैं। इसी क्रम में आज कोयला और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक होनी है। बैठक में कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। देश में कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट झेल रहे सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को राहत देने के लिए 100% आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना यानी कि ECLG के तहत ऋण वितरित किए गए। योजना के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ECLG के तहत सोमवार तक सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों ने 92,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण वितरित किए। सरकार ने योजना के तहत कुल 1,37,586 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह योजना 23 मार्च से 31 अक्टूबर 2020 की अवधि या 3 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि के खत्म होने तक ECLG के तहत स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होगी। योजना का उद्देश्य उद्यमियों को अपनी देनदारियां पूरी करने और कारोबार को फिर से शुरू करने में मदद करना भी है। और अब बात करते हैं देश और दुनिया में कोरोना की स्थिति की। देश में संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या कोविड मरीजों की संख्या से दोगुनी हो गई और इस समय संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 12,30,000 से अधिक हो गई है। इसके साथ ही संक्रमण से ठीक होने वालों का प्रतिशत जो है वो 66.30 तक पहुंच गया। लॉकडाउन के बाद से अब तक मृत्यु दर सबसे कम यानी कि 2.10% पर रह गई है। पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 6,61,000 से ज्यादा कोरोना के नमूनों की जांच हुई। इसमें RT-PCR और रैपिड एंटीजन जांच दोनों शामिल हैं। देश के कई राज्यों में जांच करने की क्षमता बढ़ी है। देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर जांच की संख्या 15,119 है। अब तक 2 करोड़ से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना केसों के मामले में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में केवल 674 मामले सामने आए और यहां पर एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 के नीचे पहुंच गई। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट 89.98% हो गया। जहां अब केवल 7.11% एक्टिव मरीज ही बचे हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना के 1,39,156 केस दर्ज हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 972 लोग ठीक हुए और अब तक कुल 1,25,226 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कल कोरोना संक्रमण के 7,760 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पे राज्य में 12,326 लोग ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में कुल मामलों की संख्या 4,57,956 हो गई। इनमें 1,42,151 मामले सक्रिय हैं। राज्य में अब तक 2,99,356 लोग ठीक हो चुके हैं। मुंबई में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आज से लॉकडाउन के नियमों में ढील देने का फैसला किया गया है। विभिन्न व्यापार गतिविधियों की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है। सभी दुकानें और मॉल खोलने की अनुमति दी गई है। इधर पश्चिम बंगाल में संशोधित लॉकडाउन तारीखों पर भी सभी उड़ान सेवाएं निलंबित रहेंगी। राज्य सरकार द्वारा तारीखों में बदलाव के बाद से कोलकाता एयरपोर्ट प्रबंधन ने ट्वीट करके कहा कि लॉकडाउन की संशोधित तारीखों पर विमानों की आवाजाही पूरी तरह से निलंबित रहेगी। प्रबंधन ने कोलकाता आने जाने वाले यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे तय दिनों पर अपनी एयरलाइंस से संबंधित उड़ान के शेड्यूल की जांच करके ही यात्रा करें। आपको बता दें कि बंगाल सरकार ने कोरोना के मद्देनजर अगस्त में 7 दिन होने वाले राज्यव्यापी संपूर्ण लॉकडाउन की तिथियों में सोमवार को बदलाव किया। अब 5, 8, 20, 21, 27, 28 और 31 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। अनलॉक 3 के तहत आज से योग संस्थान और जिम सेंटर खुल जाएंगे और इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में जिम और योग संस्थान बंद रहेंगे। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा और कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर ही रखनी होगी।
दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 1,84,48,000 के पार हो चुकी है, जबकि 6,98,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां पर अब तक 47,65,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,56,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में अब तक 28 लाख से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं और 95,800 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान ने मंगलवार को विवादित नक्शा जारी किया, जिसमें कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को उसने अपना बताया है। पाकिस्तान की इस हरकत का अब भारत ने सख्त लहजे में जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से जारी पॉलिटिकल मैप को देखा है। उनके इन हास्यास्पद दावों की ना तो कानूनी वैधता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि ये केवल सीमा पार आतंकी सहायता से क्षेत्रीय विस्तार के पाकिस्तान की सनक की वास्तविकता की पुष्टि करता है। मंगलवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में 2 तेज धमाके हुए। जिसने भी इन्हें देखा उसके होश उड़ गए। धमाकों की वजह से पहले धुआं आसमान पर छाया और फिर लाल हो गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 70 से भी ज्यादा लोगों की इस धमाके में मौत हो चुकी है, जबकि 3,700 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दिएब ने कहा कि ये विस्फोट 2,750 टन अमोनियम नाइट्रेट से हुआ था। धमाका इतना तेज था कि आसपास सब तरफ आग लग गई, कारें पलट गईं और लोगों के घरों में खिड़की दरवाजों के शीशे टूट गए। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आया। बेरूत में विस्फोट के फौरन बाद भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। भारतीय समुदाय के सदस्य को किसी भी मदद की आवश्यकता है तो हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 017427200173592 017384848। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाके को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेरूत शहर में जानमाल के नुकसान की खबर सुनकर हैरान और दुखी हूं। हमारी प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ हैं। रंगमंच की दिग्गज हस्ती और विख्यात शिक्षक इब्राहिम अलकाजी का कल दोपहर को निधन हो गया। वो 94 साल के थे। अलकाजी के बेटे ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। अलकाजी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सबसे लंबे समय तक निदेशक के पद पर रहे। इब्राहिम अलकाजी के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि इब्राहिम अलकाजी का निधन नाट्य क्षेत्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे भारतीय नाट्य जगत के एक दिग्गज थे, जिनसे कलाकारों की कई पीढ़ियों को मार्गदर्शन व प्रेरणा मिली। पद्म विभूषण से सम्मानित अलकाजी की विरासत अमर रहेगी। उनके परिवार, विद्यार्थियों व कला प्रेमियों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके कहा कि प्रख्यात रंगकर्मी इब्राहिम अलकाजी के निधन का समाचार सुनकर वे दुखी हैं। उनका निधन रंगमंच और नाट्य के प्रेमियों के लिए बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अलकाजी के निधन पर शोक जताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि कला एवं जगत संस्कृति को उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। इब्राहिम अलकाजी रंगमंच को कहीं अधिक लोकप्रिय बनाने और समूचे भारत में इसे पहुंचाने की अपनी कोशिशों को लेकर याद किए जाएंगे। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।